कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा में या विजिटर वीज़ा में एप्लीकेंट दो बड़ी मिस्टेक करते हैं जब वो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करते हैं, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा की हो चाहे वो विजिटर वीज़ा की हो। कौन कौन सी दो बड़ी मिस्टेक हैं जो आपकी रिफ्यूज़ल को लीड कर सकती हैं और आपका जो डिसीज़न है या आपका जो एक टाइम फ्रेम है वो नेगेटिव आ सकता है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। किसी भी तरह की वीज़ा फाइलिंग में हेल्प चाहिए तो हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जब भी आप किसी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करते हो, चाहे वो बड़ी कंट्री है चाहे वो स्मॉल कंट्री है, ठीक है, तो आपका जो पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए। बट सबसे बड़ी मिस्टेक लोग क्या करते हैं, पर्पस भी क्लियर कर देते, चलो ट्रैवल आइटनरी भी बना लेते हैं। जिन लोगों के पास ट्रैवल हिस्ट्री होती है वो कैसे मिस्टेक करते हैं। मान लीजिए अगर एप्लीकेंट कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं तो मोर देन 70% एप्लीकेंट हैं जो उनकी इनकम नियर अबाउट 5 लाख के करीब होती है। और उनमें से बहुत सारे एप्लीकेंट ऐसे होते हैं जिनके पास अच्छी खासी ट्रैवल हिस्ट्री होती है। अब वो ट्रैवल हिस्ट्री ही उनका नुकसान करवा देती है। वो कैसे करवा देती है, मान लीजिए आपकी 5 लाख इनकम है, उसमें आपके खर्चे भी है, आप एप्लीकेशन में ये भी दिखा रहे हो कि मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, मेरे बच्चों के भी खर्चे हैं, वॉट एवर आपके जितने भी एक्सपेंस हैं। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया होता है कि 2-3 मंथ पहले ट्रैवल किया होता है और आके इमीडिएटली किसी बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। तो ऐसे में डेफिनेटली वीज़ा ऑफिसर ये चीज़ के ऊपर डाउट करता है कि आप आज से 2 मंथ पहले 3 कंट्री घूम के आए हो, 4 कंट्री घूम के आए हो, आपकी इनकम एवरेज है, तो ऐसे में आप अभी घूमने के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपका पर्पस नहीं क्लियर है और आपके पास जो फंडिंग भी नहीं क्लियर है। तो ऐसे में अगर टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, रिसेंटली ट्रैवल किए हो, एवरेज इनकम है, एटलीस्ट 3 मंथ का गैप आप ट्रैवल में डालें और आपकी जो ट्रैवल डेट है वो भी आगे 2 मंथ रखें, तो ऐसे में नेक्स्ट ट्रैवल के बीच 5 मंथ का गैप हो जाएगा जिसमें आपके जो वीज़ा के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है, इसी के साथ जो पॉइंट मिलता है वो है पर्सनल एसेट्स और फाइनेंशियल स्टेटस। बहुत ज़्यादा लोग मुझसे पूछते हैं कि जी हमारा तो 10 लाख था, हमारा 5 लाख था अकाउंट में, हमारा वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ कर दिया, हमने अकाउंट में 15 लाख रखा था, हमारा वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हो गया। सबसे पहले तो आपका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम क्या है वो बहुत मैटर करता है टूरिस्ट वीज़ा में या विजिटर वीज़ा में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नए फंड होते हैं उसको इमीडिएटली अकाउंट में ऐड कर देते हैं और 4 मंथ की 5 मंथ की स्टेटमेंट दे देते हैं, और जिसमें जो आपका एवरेज बैलेंस होता है वो तो 50,000 भी मेंटेन नहीं होता है। तो ऐसे में आपके केस का नुकसान हो जाता है। अगर प्रॉपर कनाडा के लिए आप स्पेशली इंडिया से प्लान कर रहे हो तो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बनाएं, आपके क्रेडिट्स ज़्यादा होने चाहिए, आपके डेबिट से आपके खर्चे कम होने चाहिए आपकी इनकम से, फिर ही जाके आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो क्लियर हो पाएगा। लास्ट में जब पर्पस ऑफ विजिट किसी के ऊपर लगता है, मान लीजिए फाइनेंशियल भी नहीं लगा, फैमिली टाइज का रीजन भी नहीं लगा, तो पर्पस ऑफ विजिट में आपकी प्रेजेंटेशन वीक रह जाती है। क्योंकि जब हम GCMS नोट्स अप्लाई करते हैं, बहुत सारे केसेस में प्रेजेंटेशन अच्छी देने के बाद भी वीज़ा रिफ्यूज होता है, नो डाउट, बट उस केस में आपकी ट्रैवल आइटनरी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, आपकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अगर कपल की एप्लीकेशन लगा रहे हो तो कैसे दोनों जनों का खर्चा मेंटेन होगा, वापस क्यों आओगे क्योंकि पूरी फैमिली जा रहे हो। इन सभी रीजंस को अगर आप जस्टिफाई करोगे तभी जो आपके वीज़ा के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो पाएंगे। तो किसी भी तरह की हेल्प चाहिए टूरिस्ट वीज़ा में, एप्लीकेशन आप हमारे साथ स्टार्ट करना चाहते हो, न्यू ईयर क्रिसमस के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।